इंडिया में अभी तक केस है नहीं, लेकिन किसी भी टाइम केस आ सकता है। पहले अपने आप को ये चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, ऐसे खुद को डायग्नोसिस मत करो। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज समटाइम्स चिकन पॉक्स के साथ भी एम पॉक्स हो सकते हैं। वायरस हमेशा एक डर लेकर आता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, जैसे मामूली सा फीवर भी आता है, एक बार आप किसी भी आपके आसपास जो चिकित्सालय है वहाँ जाके आप दिखाइए ज़रूर। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ के एक खास एपिसोड में। आज का एपिसोड हम लेके आ रहे हैं एम्स जम्मू से, जहां पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि अपनी जानकारी साझा करेंगे मंकी पॉक्स पे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और गुजारिश करता हूं अपने पैनल को कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे। I'm Dr. Priya, working as assistant professor in the Department of Microbiology. जी I'm Dr. Shitikanta Banerjee. I'm assistant professor from Department of Community Medicine. जी मेरा नमस्कार सबको। मैं डॉक्टर स्वाति राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जी मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, एम्स विजयपुर जम्मू में। जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एम्स जम्मू का कि हमें आज आमंत्रित करने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे जो अपनी सारी जानकारी और शोध है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रिया से रहेगा कि मंकी पॉक्स यानी कि एम पॉक्स को लेकर के इतना बड़ा कंसर्न क्यों है लोगों में? वायरसेस हमेशा हमें सरप्राइज करता है। जैसे ये मैमपॉक्स पहले सिर्फ अफ्रीका में होते थे, लाइक फर्स्ट केस 1970s में हुआ था ह्यूमंस में। उसके बाद सिर्फ अफ्रीका में होते थे, बट बिकॉज ऑफ ट्रैवल और कुछ रोडेंट्स के कॉन्टैक्ट्स, एनिमल कॉन्टैक्ट से इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर कंट्रीज। 2022 में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। सो WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करके एडवर्टाइज किया है 2022 में। एंड इन रिसेंटली 2024 अगस्त 14 में दैट वाज एडवर्टाइज्ड एज सेकेंड टाइम ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। हम देखेंगे अभी कितना डिसीजेस हुआ है। मंकी पॉक्स और द एम पॉक्स वाज द फर्स्ट वायरस टू बी कॉल्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ट्वाइस द टाइम बाय द WHO। सो इसलिए इतना ज़्यादा कंसर्न भी हो रहा है। जी अगला सवाल मेरा डॉक्टर श्रुतिकांत जी से है कि जैसा कि डॉक्टर प्रिया ने बताया कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। क्या ग्लोबल सिनेरियो है आज 2024 में मंकी पॉक्स का, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। 2024 में अगस्त महीने में जो डिक्लेयर किया हुआ है, जो अभी सिचुएशन चल रहा है, उसके हिसाब से ग्लोबली जितना केसेस हो रहा है, सबसे ज़्यादा केस अफ्रीका में होता है। जी अफ्रीका में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस है। अभी अफ्रीका छोड़ के भी और भी 4-5 कंट्रीज़ में ये डिजीज़ फैल गया है। लाइक थाईलैंड में आया है, पाकिस्तान में आया है, फिलीपींस में आया है। जी इंडियन सिनेरियो अगर हम बताएंगे, इंडिया में इस एपिडेमिक, इस करंट सिनेरियो में एक्टिव केस कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया में ये बीमारी होने का चांस हमेशा है। जी और इसके पहले भी 2022 में जो एपिडेमिक हुआ था, उस टाइम भी इंडिया में हुआ था, 30 केसेस भी हुआ था। और उस टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार में हुआ था। जी तो अभी जो करंट सिनेरियो है ग्लोबली, भले ही इंडिया में अभी तक एक्टिव केस है नहीं इन दिस मोमेंट, लेकिन हमेशा होने का डर है। इसीलिए हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए, हम लोगों को सावधान होना चाहिए और ये बीमारी होने के लिए रोकना चाहिए स्टार्टिंग से। जी डॉक्टर श्रुतिकांत, जैसा कि आपने बताया और हमारी डॉक्टरी फिलोसफी में भी कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई थिंक हमारा आज का एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए एक मार्गदर्शक रहेगा कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सके और इसे प्रिवेंट किया जा सके। मेरा अगला सवाल डॉक्टर स्वाति जी से है। डॉक्टर स्वाति, क्या कैसे ये एमपॉक्स बाकी वायरल इन्फेक्शन से अलग है और ह्यूमन बॉडी के साथ किस तरह का इंटरेक्शन रहता है इस वायरल इन्फेक्शन का? इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। हाँ जी, ज़रूर। देखिए, वायरल इन्फेक्शन, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को ये बता दूं कि जो एक हैवक क्रिएटेड है जी सब तरफ एक वायरल इन्फेक्शन के जी नाम से, उस नाम का कोई एक हैवक बिल्कुल ना करें, जी क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इलाज नहीं है। तो पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसा बिल्कुल ना हो। दूसरा ये है कि वायरस हमेशा एक डर लेकर आता है, कि अपने नाम का डर लेकर आता है। बिल्कुल। लेकिन वायरस मैं बता दूं कि दो किस्म के होते हैं। हमारी शरीर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और डीएनए होता है। जी तो वायरस आरएनए भी हो सकते हैं, वायरस डीएनए कैटेगरी के भी हो सकते हैं।
हो सकते हैं। ये जो हमारा मंकी पॉक्स वायरस है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो कोविड वायरस आया था इससे पहले, जिसने बहुत तबाही जनता में बिल्कुल। सब जगह मचाई, वो एक दूसरे किस्म का वायरस था और उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस थे। म्यूटेशंस से मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स आते हैं, जी जो कि कोविड में बहुत देखे गए। जो जी खासकर जो दूसरा पेंडेमिक था वो तो बहुत ही भयावह था। जी तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स आते हैं। मंकी पॉक्स में अभी तक ऐसा नहीं है। मंकी पॉक्स में कोई बहुत सारे वर्सेटाइल स्ट्रेन्स अभी तक नहीं पाए गए हैं। दूसरा, जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो एक बुखार की शिकायत से या उसको जो परेशानियां हो रही होती है उससे आता है, लेकिन उससे पहले वायरस हमारे शरीर के अंदर बहुत कुछ कर चुका होता है जिसकी वजह से वो चीजें सामने आती हैं। जी डॉक्टर। उसका मेन रीजन ये होता है कि वायरस के अंदर, जैसे ये मंकी पॉक्स वायरस ही है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स हैं। जब वो प्रोटीन्स हमारे शरीर के स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स एंड प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एक मॉलिक्यूलर पाथवेज शुरू होते हैं। जी उन पाथवेज की वजह से क्या होता है कि उन पाथवेज की वजह से बहुत सारे केमिकल्स, जिनको हम इंटरल्यूकिन्स कहते हैं, वो बहुत कुछ शरीर के अंदर पैदा होना शुरू होते हैं। जी और उनके पैदा होने की वजह से बहुत सारी शिकायतें आती हैं जो कि एक आम मरीज लेकर आता है चिंता के साथ जी कि हमें ये हो रहा है। जी तो वो कुछ जो आपके शरीर के अंदर चलता है वो बेसिकली इन प्रोटीन्स के इंटरेक्शंस की वजह से ही चलता है। जी तो जब इलाज मिलता है तो उन इंटरेक्शंस पे भी एक रोक लगती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गौरव से है। डॉक्टर स्वाति ने अभी मेंशन किया कि जब मरीज आता है तो कुछ शिकायतें लेके आता है। डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम्स रहते हैं इस बीमारी के? शुरुआती सिम्टम्स क्या रहते हैं और ये कैसे ट्रांसमिट होता है और कितना जानलेवा है ये वायरस? जैसे कि हाँ, डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि जब वायरस एंटर होगा तो वो एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा। जैसे इस वायरस का 6 to 26 डेज है। जी और उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब वायरस बॉडी के अंदर अपनी जगह बना लेगा और फिर वो प्रोडॉर्म फेज में चले जाता है जिसके अंदर सिम्टम्स थोड़े आना चालू होते हैं। तो जैसे कि और दूसरे वायरस में भी पहले फीवर आता है, जी लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनकी स्वेलिंग होती है और बॉडी पे रैशेस होना चालू हो जाते हैं। जी तो ये 2-3 सिम्पटम्स हैं जो बहुत ही मतलब की फीचर्स हैं इस वायरस के। और रैशेस जो हैं, जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन में होते हैं और इस वायरस इन्फेक्शन में, जैसे आपने चिकन पॉक्स होगा तो उसमें भी रैशेस होते हैं, इस मीजल्स है इसमें भी रैशेस होते हैं, तो वो रैशेस इसमें भी होते हैं। ठीक है? तो वो पेशेंट्स जब फीवर से आएँगे तो वो आपको कंप्लेन करेंगे मुझे रैश हो रहा है, पर इसका रैश थोड़ा-सा टिपिकल रैश होता है। वो जी पहले छोटा-सा वेसिकल होगा, फिर पस्ट्यूल बनेगा, फिर उसका और उसका जो नंबर होता है वो 100 से 1000 हो सकते हैं। और वो टिपिकली फेस, पाम पे होते हैं, सोल्स पे, पूरी बॉडी पे। तो आपने पिक्चर्स देखी होंगी अगर नेट पे देखेंगे तो कितने ज़्यादा उनको पस्ट्यूल्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, अंदर वेरी पेनफुल एक्चुअली। राइट सो वैसे पेशेंट्स आपको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। दूसरा, जब ट्रांसमिशन की बात है तो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ट्रांसमिशंस हो सकते हैं। इनडायरेक्ट जैसे कि किसी ने खाँसी करी है तो पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उससे एयरवेज से दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट हो गया। तीसरा है क्यूटेनियस, अगर पेशेंट्स को पस्ट्यूल है, वेसिकल है, उसका फ्लूइड दूसरे पेशेंट्स को लगा उससे है। और तीसरा जो अभी जो उसकी हाइपोथेसिस भी आ रही है, सेक्सुअल रूट है, दैट दिस कैन बी अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो क्योंकि ये जो आउटब्रेक्स हो रहे हैं वो यूजुअली जो कम्युनिटी है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, बाइसेक्सुअल गेज कम्युनिटी, उससे ही ये ट्रांसमिट हुआ और उन कम्युनिटीज़ में ये ज़्यादा देखे जा रहा है ये डिजीज़। ठीक है? जी तो अब इसके अंदर ये जो वायरस है इसके 3 क्लैड्स होते हैं, मतलब टाइप्स कहें 1, 2, 3। तो जो टाइप 3 है, जो टाइप 3 है जिसको 1 बीबी कहते हैं, 2 बीबी कहते हैं, उस वो थोड़ा सॉरी, टाइप 1 इज़ मोर फेटल एक्चुअली। जी सो टाइप 1 थोड़ा-सा ज़्यादा फेटल है, इसका फर्टिलिटी रेट अराउंड 11 to 15% है। और टाइप जो बी है वो टाइप 2 वाला उसका थोड़ा कम है, उसका लेस देन 2 या 3% होगा। तो ये है मतलब इस जी वायरस का जैसे फैलने का तरीका। तो हम पेशेंट से भी ये है कि अगर पेशेंट फीवर का आए तो उसे किसी भी, आप डॉक्टर्स को अपनी चीज़ बताइए, आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट है किसी के साथ, तो वो चीज़ आपको डॉक्टर को बतानी पड़ेगी कि मैं इस देश से होके आया हूँ। ये सब चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी और पेशेंट को फॉलो करना पड़ेगा
क्योंकि ये पेशेंट मतलब 10 दिन बाद भी उसको रैशेज़ हो सकते हैं, टिपिकल रैशेज़, और फिर उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। डॉक्टर गौरव ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे आगे रखा कि अपने डॉक्टर से कोई भी हिस्ट्री ना छुपाएं। बहुत ज़रूरी रहता है, आमतौर पर हम शर्म के कारण या किसी और चीज़ें रीज़न से हम अपनी पूरी हिस्ट्री अपने डॉक्टर से साझा नहीं करते। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अपनी पूरी हिस्ट्री जो है अपने डॉक्टर के सामने रखिए। तो मेरा अगला सवाल फिर से डॉक्टर प्रिया के पास आता हूँ कि कैसे इस वायरस का पता लगाया जा सकता है? क्या टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक होती है इस वायरस की जांच करने के लिए? जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया, पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। क्या सैंपल लेनी है, इट डिपेंड्स पेशेंट कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट करता है। इफ़ सपोज पेशेंट ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आ रहा है, एयरपोर्ट में स्क्रीन करनी है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तब तो हम क्या सैंपल ले सकते हैं, ईदर ब्लड और यूरिन सैंपल और ओरोफेरेंजियल स्वैब। जैसे कोविड टाइम में हमने लिया है नेसोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वैब, तो पेशेंट के सिम्टम्स कुछ है ही नहीं है, तब ये लेके हमें ट्रांसपोर्ट करनी है। कौन सा लैब में करनी है मैं बाद में बताती हूँ। एंड अगेन इफ़ द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, स्किन लीशंस के साथ आ रहे हैं, इफ़ सपोज पेशेंट की मैक्यूल्स है और पैप्यूल है, पस्ट्यूल है, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, पैप्यूल होगा तो उसके रूफ को हम काट के उसको अलग से कंटेनर में डालनी है। पस्ट्यूल उसके अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे सिरिंज से, फिर उसको अलग कंटेनर में डालनी है। इफ़ सपोज स्कार्प फॉर्मेशन बन गया, वो हील हो गया लीशन, वो क्रस्ट को स्कैल्पल से निकाल के उसको भी अलग से एक स्टेरिल कंटेनर में डालनी है। इफ़ सपोज हम फ्लूइड ले रहे हैं, 2-3 लीशंस के एक साथ फ्लूइड एक कंटेनर में डालनी है। फ्लूइड और रूफ को एक में नहीं डालना है। इट्स लाइक सेम काइंड ऑफ लीशन शुड बी इन सेम कंटेनर, दैट शुड बी फ्रॉम 2 डिफरेंट साइड्स। मतलब एक लीशन है तो उसी से सेंसिटिविटी बहुत कम होगा, इसलिए 2-3 लीशन से निकालनी है। सो हमने सैंपल कलेक्ट करने के पहले चीज़ पीपीई पहननी है। कोई भी बंदा सैंपल ले रहा है, वो अपना पर्सनल को पहले प्रोटेक्ट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें आता है पूरा एप्रॉन कवर करनी है, एंड देन फेस मास्क डालनी है, गॉगल्स डालनी है, एंड देन डबल पेयर ऑफ ग्लव्स। ये पहन के बंदा सैंपल कलेक्ट करेगा। आपने एक बार सैंपल कलेक्ट कर लिया, उस सैंपल को ट्रांसपोर्ट करनी है कहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। अभी तक इंडिया में 3 नोडल सेंटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर टेस्टिंग। वो तीनों दिल्ली में हैं। वन इज सफ्दरजंग, सेकेंड इज लेडी हार्डिंज, थर्ड इज आरएमएल। सो ये 3 कॉलेज को आपको सैंपल ट्रांसपोर्ट करनी है। सो सैंपल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तरीका है। सो एक प्राइमरी वायर लेनी है, उसी में हम सैंपल डाला है, उसके बाद सेकेंडरी कंटेनर में पैक करनी है, एंड देन टर्शरी कंटेनर। सो ट्रिपल लेयर पैकिंग बोलते हैं। सो कोई भी इन्फेक्शियस सैंपल हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रिपल लेयर पैकिंग में करना चाहिए। तब सब सैंपल पहुंच गया उस लैब में, व्हाट दे विल डू इज RT-PCR, दैट इज सैंपल टेस्टिंग। जैसे कोविड में हमने PCR किया है, दिस इज ऑल्सो द सेम PCR, बट उसका टारगेट जीन्स डिफरेंट है। पहले 2022 आउटब्रेक में ICMR हैज़ गिवन अ प्रोटोकॉल। पहले ऑर्थोपॉक्स विरिडे की टेस्टिंग करेंगे, वो पॉजिटिव है तो फिर मंकी पॉक्स का टेस्टिंग होगा, वो पॉजिटिव है तो फिर पेशेंट को रिपोर्ट मिलेगा एमपॉक्स पॉजिटिव है करके। डॉक्टर गौरव, मेरा अगला सवाल आपसे है कि यहाँ तो बात होगी डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग की। एक बार पेशेंट जब पॉजिटिव आ जाए मंकी पॉक्स के लिए, तो क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है और किस तरह से उस बीमारी का मैनेजमेंट किया जाता है? इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें 2 तरीके की हैं चीज़ें कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है और सिक पेशेंट हैं तो उसको एडमिट करा जाता है। जैसे कि हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स आते हैं, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या पेशेंट्स पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, और कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, फॉर एग्जांपल दीज पेशेंट्स, उनको एडमिट करके उनको आइसोलेशन वार्ड में रखना है अप टू 21 डे। और दूसरा है कि जो पेशेंट नॉर्मल हैं, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स हैं, तो उनको इन्फेक्शन हुआ है, उन्हें हम होम आइसोलेशन भी एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इन पेशेंट्स को हम 99% केसेस में सिर्फ सिम्टोमेटिक केयर होती है कि जैसे अल्सर्स हैं तो उसमें अगर पेन हो रहा है उसके ऊपर कैलामाइन लोशन हो गया। आइज़ के अंदर मोस्टली कभी कभी आइज़ के अंदर भी ड्राइनेस, उसको भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराना पड़ता है। फिर इन पेशेंट्स को कभी कभी प्रोक्टाइटिस हो जाता है, मतलब इनको लेटरिन के रास्ते भी इनको छाले हो जाते हैं, तो वो सर्जिकल कंसल्ट करा के उनको उसकी भी कंसल्टेशन करा के, मतलब बेसिकली इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। जी। ये एक सिम्टोमेटिक केयर ही है 99% ऑफ केसेस। जो 2-3 वायरल एंटीवायरल्स दवाइयाँ अवेलेबल भी हैं, वो दवाइयाँ अभी रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं, वो मतलब इन पब्लिक डोमेन बहुत कम यूज़ करी जा रही हैं और जी। उनके ऊपर अभी ट्रायल्स चल रही हैं। तो वो ऐसा मतलब उसके लिए कोई फ्रैंक गाइडलाइन तो नहीं है कि इन पेशेंट में इनको यूज़ ही करना है। जी। तो, डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मॉर्टेलिटी रेट के बारे में।
मोर्टालिटी जानलेवा हाँ, ये तो भी था। जैसे कि अगर क्लैड 1 है तो 1B स्पेशली, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 10 टू मतलब अलग-अलग स्टडीज़ में 6% भी देखा गया है, जो 22 जिसका आउटब्रेक हुआ था, जी, 6 टू 10% के बीच में जी, है। और जो क्लैड 2 है, वो उसका काफ़ी कम है, लेस देन 3% है। जी, तो अभी जो वायरस जो आउटब्रेक जैसे थाईलैंड में जो केस आया है, दैट इज़ 1B। तो अब यही है कि वो इसलिए खतर थोड़ा-सा ज़्यादा केस फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मतलब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी, डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर सिद्धिकांत जी के पास दोबारा वापस आता हूँ क्योंकि आपने प्रिवेंशन का मुद्दा उठाया था कुछ देर पहले। तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और किस तरह की क्या कोई वैक्सीन आ गई है या किस तरह की दवाई लेने की ज़रूरत है? और क्या गाइडलाइन फ़ॉलो करने की ज़रूरत है कि हम इस बीमारी से दूर रहें? जैसे हम पहले भी बताए थे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे इंडिया में अभी तक केस है नहीं, लेकिन किसी भी टाइम केस आ सकता है। जी, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि भारत सरकार के कुछ गाइडलाइंस है, जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के हिसाब से कुछ केस डेफिनेशन है कि कोई ऐसा कंट्री से आ रहे हैं जहां वैसे बीमारी अभी प्रिवेलेंट है, जी, उनको अगर सिम्टोमेटिक है, क्या सिम्टम, रैश है विथ फीवर विथ लिम्फेडेनोपैथी सेट जैसे बताए थे, उनमें हम लोग देखते वो होता है एक पॉसिबल केस, उनमें हम लोग देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल लिंक है या नहीं। उसका जी, मतलब क्या होता है कि उनके साथ ऐसा कोई लोगों का कांटेक्ट हुआ जिसको बीमारी है, जिसका बीमारी है उनका कांटेक्ट में उन्होंने आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो ये हो जाता है सस्पेक्टेड केस, तो जी, उनको हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर टेस्टिंग पॉजिटिव आ जाता है तो हो जाता है कॉन्फर्म केस। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर सस्पेक्टेड केस है या कॉन्फर्म केस है, दोनों सिचुएशन में आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है। जी, आइसोलेट मतलब क्या है, उनको अलग रखना कि उनसे किसी और का बीमारी ना फैल जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आइसोलेशन कितना दिन करना पड़ता है, जैसे सर बताए थे, गौरव सर जैसे बताए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कुछ टाइम, आज मेरा शरीर में बीमारी आया, कोई वायरस घुसा, तो कल मेरा सिम्टम नहीं आएगा, कुछ दिन टाइम लगता है, वो वायरस बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ेगा, उसका नंबर बढ़ेगा, फिर कुछ दिन बाद उसका सिम्टम डेवलप करेगा। जी, ये टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यूजुअली 21 डेज एक मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड के आसपास आता है। तो हम लोग ये गाइडलाइन है कि जो कांटेक्ट में आ गया है उनको हम लोग 21 डेज फॉलो करेंगे, जी, ठीक है, डेली फॉलो करेंगे और देखेंगे उनको सिम्टम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर सिम्टम हो गया तो इमीडिएटली उनका टेस्टिंग के अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनको भी आइसोलेट करना पड़ेगा। जी, अभी अगर किसी लोग का मतलब कोई पेशेंट आए हैं जो कॉन्फर्म केस है, उनको हम कितना दिन आइसोलेट करके रखेंगे, जब तक ना उनका रैश ठीक हो जाए। रैश जब ठीक हो जाता है तो ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, जी, वो गिरने लगता है, वो भी इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। वो जब तक ना पूरा गिर जाए उतना तक हम लोग उनको आइसोलेट करके रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो सकता है कि एक बंदे से बाकी लोगों को इन्फेक्शन का फैलना रोकने के लिए। जी, दूसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आप बताया कि वैक्सीन। वैक्सीन ग्लोबली 3 टाइप का वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ रिसर्च चल रहा है, लेकिन मास वैक्सीनेशन जैसे कोविड में हुआ था वो अभी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। लिस्ट जो का इंडिया में अभी, अगर वैक्सीन किसको देना है, अगर किसी को देना है तो अगर कोई एक्सपोज्ड हो चुका है, पोस्ट एक्सपोजर, उसको वैक्सीन दिया जा सकता है। जो जिसको होने का सबसे ज़्यादा डर है, जी, लाइक जो कंट्रीज़ में आउटब्रेक हो रहा है वहाँ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स काम कर रहे जी। हैं, या उनको बहुत वैक्सीन, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं हाँ, वहाँ। फ्रीक्वेंट उस कंट्री में उनको ट्रैवल करना है, उनको आप वैक्सीन दे सकते हो, जी, ठीक है। और जनरल पीपल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों को पता नहीं कैसे इन्फेक्शन किसी भी टाइम इंडिया में आ सकता है, तो पर्सनल हाइजीन जैसे सर बताए थे कैसे फैलता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। खांसी और छींकने से भी फैल सकता है, रेस्पिरेटरी रूट से भी फैल सकता है, इसके लिए मास्क यूज़ करना ये भी अच्छा रहता है। अगर स्पेसिफिकली जहाँ जिसका घर में वैसा कुछ, किसी के घर में खांसी बुखार का कोई पेशेंट है या उनका घर वालों आसपास, ये जो पेशेंट को हुआ है उनको मास्क यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनके लिए भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जी, ये बीमारी सेक्सुअल रूट से भी फैलता है, इसीलिए सेफ सेक्स प्रैक्टिस यूज़ करना ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। जी, ये मास्क के लिए ज़रूरी होता है। जी, डॉक्टर। जैसे हम लोग पिछले बार कोविड का टाइम देखे थे कि लोग डर गए थे, हज़ारों इन्फॉर्मेशन आ गया था, जी, लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया था। जी, तो ये बताना ज़रूरी है कि पैनिक क्रिएट करना
अच्छा बात नहीं है, बहुत ही खराब चीज़ होता है। ये चीज़ एक बीमारी है, ये कोई किसी का गलती से नहीं होता है। बीमारी किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो पैनिक नहीं क्रिएट किए। अगर किसी को बुखार आया, अगर वैसे कोई कंट्री से कोई आ रहा है, किसी का बुखार आ गया, किसी का कोई रैश निकल गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर से, पूरा डॉक्टर सोसाइटी है आपको हेल्प करने के लिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर जो हम बताए वो ये सब फॉलो करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, डॉक्टर की इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर श्रीकांत, एक और विषय पे बात करना चाहूँगा, खासकर कोविड के बाद देखा जाता है, छोटी-छोटी वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स को ओटीसी मेडिसिन्स की तरह यूज़ किया जा रहा है। कितना हानिकारक है ये और किस एक्सटेंट तक इसको रोकना चाहिए? हाँ जी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए कि एंटीबायोटिक्स, सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं, ज़्यादातर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। एंटीबायोटिक का तो काफ़ी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता है, और वायरल इन्फेक्शन में ज़्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। जैसे मंकी पॉक्स भी सेल्फ लिमिटिंग है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आए, सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या और कुछ हो तो यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ इन जनरल हम बार-बार ये हम लोग बताते हैं कि आप अपना हिसाब से दवाई मत लो। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप डॉक्टर को दिखाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर साहब आपको देंगे एंटीबायोटिक, लेकिन अपना हिसाब से दवाई खरीद के एंटीबायोटिक मत यूज़ करो, वो बहुत डेंजरस होता है। जी, जी डॉक्टर साहब। इस सेगमेंट के अंत में एक टेक होम मैसेज जो आप हमारे शो के माध्यम से दर्शकों को देना चाहें कि वो स्वस्थ रहें अपने घर बैठे-बैठे, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेकर के। अ, जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर मैं स्वाति। सबसे पहला तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर श्रुतिकांता ने कहा कि प्लीज़ घबराएँ नहीं। वायरस के नाम से जो एक चिंता पैदा होती है, उस चिंता का इलाज है, हमेशा है, आज बहुत बेहतर है। जी, पहले नहीं था, पर आज है और जी, बहुत बेहतर है। तो सबसे पहला तो मैं टेक होम मैसेज ये देना चाहूँगी कि यहाँ all over India, all over world, doctors are there to help you, to care for you. So please just don't get panic with the name of the virus. और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके सराउंडिंग में, आपकी कम्युनिटी में भी किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ उनकी मदद करें, उनको एक मैसेज दें कि वो कहाँ जा सकते हैं, कैसा इलाज कर सकते हैं, उनकी भी एक मदद करें, क्योंकि जी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की मदद करके ही ये इन्फेक्शंस रोके जा सकते हैं। जी, इनको पेंडेमिक होने से, इनको फैलने से रोका जा सकता जी है। डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर गौरव? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हैं हमारे पेशेंट्स हैं और हमारी पॉपुलेशन है, मास में यही अपील है कि अगर आपको कोई सिम्पटम्स आते हैं, जैसे मामूली सा फीवर भी आता है, तो एक बार आप किसी भी आपके आस-पास जो चिकित्सालय है, वहाँ जाके आप दिखाइए ज़रूर और फिर उनको फ़ॉलो अप ज़रूर करिए। क्योंकि कभी-कभी देखा जाता है कि इनिशियली लगेगा कि ये कुछ और वायरल फीवर है, पर एंड में कुछ 10 दिन बाद कुछ और ही निकल गया। तो इसलिए आप इस बीमारी में फ़ॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है और मोस्ट ऑफ द केसेस सिम्प्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। बस यही है, बस आप हमें दिखाइए ज़रूर, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। जी, डॉक्टर श्रुतिकांत? हाँ, मेरा ये बताना हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर किसी को ऐसे बीमारी हो गया, उनको समाज से अलग मत कीजिए, वो समाज का ही पार्ट है, ठीक है? किसी को भी बीमारी हो सकता है और बीमारी होने में उनको हम लोग को साथ चल के उनका ट्रीटमेंट कराना है, उनको क्योर कराना है, लेकिन आप उनको समाज से डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। जी, डॉक्टर प्रीत? किसी को भी स्किन रैश हुआ है, पहले अपने आप को ये चिकन पॉक्स है, मीज़ल्स है, ऐसे खुद को डायग्नोसिस मत करो। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ समटाइम्स चिकन पॉक्स के साथ भी एमपॉक्स हो सकती है। कोई इन्फेक्शंस रेट इज़ वेरी कॉमन इन चिकन पॉक्स, मतलब इन एमपॉक्स। इसलिए डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है एंड देन यू हैव टू फॉलो प्रिकॉशंस, जैसे सर ने बोला है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, एक ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस फॉलो करके अपना को सेफ रख लेना। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस शो के माध्यम से हमारी यही मुहिम रहती है कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, वो ध्यान रखेंगे कि एम्स जम्मू का पूरा परिवार हमारे साथ है। किसी भी बीमारी हो जाने पर घबराना नहीं है, बल्कि राइट डिसीजन लेना है और अपने डॉक्टर तक सही सलाह लेकर के सही इलाज की तरफ हमें ध्यान देना है।
तो जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक वन टेलीविजन एंड डिजिटल नेटवर्क।